नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। मोबाइल क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा फाइनेंशियल सेक्टर को मिला, सबसे ज्यादा बदलाव इसी सेक्टर में आए। आज आपका मोबाइल ही आपका वॉलेट भी है, बैंक भी है। आज आप शॉपिंग से लेकर टिकट बुकिंग तक सब कुछ मोबाइल ऐप के जरिए बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन सरकार और आरबीआई इतने भर से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, लोन अकाउंट वगैरह वगैरह तमाम जानकारी एक ही जगह मिल जाए, जिससे आपको सहूलियत हो। इसके लिए सरकार ने बैंक एग्रीगेटर सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिसमें फिलहाल 8 बैंक अभी शामिल हैं। तो क्या है ये बैंक एग्रीगेटर सिस्टम? कहा जा रहा है इससे लोन लेना बड़ा आसान हो जाएगा और भी जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ इससे इकॉनमी को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। कैसे काम करता है ये एग्रीगेटर, इसका फायदा किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या इसके सामने चुनौतियां, इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, इस इकोसिस्टम को समझिए। लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। आज से करीब 10 साल पहले का वक्त याद कीजिए। मोबाइल क्रांति का शुरुआती दौर था। लोगों के हाथों में बड़ी ही तेजी से स्मार्टफोन्स पहुंच रहे थे। ये वो दौर था जब फाइनेंशियल सेक्टर ने इसका फायदा उठाना शुरू किया था। तब लोग पेमेंट से लेकर कहीं आने जाने तक की टिकट खुद बुक करवा रहे थे। अब 10 साल बाद यानी आज के हालात देखिए। आज मोबाइल ही आपका वॉलेट बन चुका है और बैंक भी। 2016 में शुरू हुए यूपीआई पेमेंट ने इसे नए मुकाम तक पहुंचा दिया है और आने वाले वक्त में आपको लोन लेने से लेकर तमाम बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी परेशानी और पेपर वर्क के ही घर पर ही मिल जाया करेगी। क्योंकि सरकार ने 2 सितंबर से देश में बैंक एग्रीगेटर या कहे कि अकाउंट एग्रीगेटर की शुरुआत कर दी है। ये एक वेब या एपीआई आधारित प्रणाली है जो आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, लोन अकाउंट वगैरह की तमाम जानकारी एक जगह पर जमा करता है। दरअसल 2016 में आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर को एनबीएफसी का दर्जा दिया था। अभी तक इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। अब इसमें नियो बैंक 5 भी अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में शामिल हो गया है। आने वाले महीनों में और भी कई बैंक इसमें शामिल होंगे। इस बैंक एग्रीगेटर से अकाउंट होल्डर्स जरूरत पड़ने पर अपने डेटा बैंकों के साथ बड़ी ही आसानी से शेयर कर पाएंगे। दरअसल सरकार इस व्यवस्था से एसएमई और छोटे कारोबारियों को लोन दिलाने में सहूलियत देना चाहती है। साथ ही सरकार ये भी चाहती है कि आम आदमी को बिना किसी परेशानी और बार बार कागजात के झंझट में पड़े बिना लोन मिल जाए। इससे न सिर्फ लोगों को लोन लेने में आसानी होगी बल्कि बैंक और एनबीएफसीज को भी लोन देने में सहूलियत होगी। इस एग्रीगेटर से वो देख पाएंगे कि लोन के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और उसे कितना लोन दिया जा सकता है। अभी तक की बातें बड़ी लुभावनी लगती हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से आजकल डेटा की चोरी हो रही है, उससे इस एग्रीगेटर की सुरक्षा को लेकर आपके मन में जरूर सवाल उठ रहे होंगे। अगर हाँ तो घबराइए नहीं, क्योंकि जानकार इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताते हैं। जानकारों के मुताबिक एग्रीगेटर पर अकाउंट होल्डर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि एग्रीगेटर पर अकाउंट होल्डर का डेटा पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगा। ये अकाउंट होल्डर तय करेगा कि मांगे जाने पर वो कौन कौन सी जानकारी बैंक को देना चाहता है। यानी यहाँ आपका डेटा पूरी तरह से आपके हाथ में ही होगा और बिना आपकी मंजूरी के वो दूसरे को नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही जो डेटा जाएगा भी वो भी एनक्रिप्टेड होगा, जो कि थोड़ी देर बाद खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगा। बैंक, लोन लेने वाले और उनके डेटा के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति या तीसरी संस्था नहीं होगी और ना ही वो उसे देख पाएगा। देश ने पहले मोबाइल क्रांति देखी, फिर 2016 में पेमेंट क्रांति भी देखी, जिसका नतीजा आज ये है कि देश में आज हर महीने 300 करोड़ से ज्यादा के लेन देन यूपीआई के जरिए होते हैं और आज देश एक बार फिर से बैंकिंग क्रांति का गवाह बन रहा है। उम्मीद है कि सरकार और आरबीआई जिस मंशा के साथ इस एग्रीगेटर व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं वो सफल रहे और लोगों को बैंकिंग व्यवस्था का फायदा पूरी सुरक्षा के साथ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है नया इकोसिस्टम बैंक एग्रीगेटर या अकाउंट एग्रीगेटर, और इस बारे में अगर आप
के मन में कोई भी कंफ्यूजन अभी तक है, तो आज हमारे इस आधे घंटे के शो में आपका हर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, बहुत बारीकी से समझाएंगे इसके आसान भाषा में मायने। इसके लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी साहब। गांधी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के चेयरमैन नवीन सूर्या साहब। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एफआई के को फाउंडर और भारत में गूगल पे के पूर्व फाउंडर सुमित ग्वालानी भी जुड़ चुके हैं। ग्वालानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गांधी सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, एक कॉमन मैन के लिहाज से आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज द बेसिक आइडिया behind this ecosystem, sir? Yeah, thank you for calling. Yes, The basic idea behind account aggregation. Account aggregation is a very broad concept. Under that, any person, whether he is a natural person or a business entity or any entity, what are their assets? You can have a single consolidated look at one go. That is what is the fundamental idea behind account aggregation. See, the assets ऐसा होता है, आपको बैंक का खाता होगा, सेविंग्स बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ऐसा होगा, शेयर बाजार में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस लिया होगा। ये सब इकट्ठा करके एक ही नजर से आप कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को at one go, you get the entire information about your assets, financial assets. Going forward, even there is a proposal even to go beyond the financial assets to aggregate information relating to your business activities as captured in the GST or in the income tax. So that way, we will have a wider financial information about any and everybody. So that is the idea behind account aggregation. All right. As of now, the account aggregation by Reserve Bank relates to only the banking sector related assets. Okay. बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड एसेट्स। नवीन जी, अब इसके लिए तो पहले हमारे पास, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया कि हम यूपीआई लेकर आए, ये इससे अलग कैसे होगा सर? और एक आम आदमी के लिए किस तरह से ये फाइनेंशियल क्रांति के तौर पर उभर रहा है? जी देखिए, जैसे पहले हमने एक बार आधार लाया जिससे आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जो है सारी डिजिटाइज हो गई और एक जगह अवेलेबल थी। फिर आपको कहीं पे भी केवाईसी करना होता था तो आप उसको नंबर को और अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से उसको कंप्लीट कर सकते थे। वैसे ही जितनी भी, जैसे गांधी सर ने बताया कि जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग बैंकिंग से हुई है, लेकिन वो सारी एक जगह कनेक्टेड इकट्ठी करने की अटेम्प्ट हो रही है। फिर आपको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप लोन लेने जाते हैं, चाहे एक छोटे बिजनेसमैन हैं या एक छोटे कस्टमर्स हैं, तो आपको हमेशा वापस अपनी बैंक के पास जाके उसका स्टेटमेंट लेना पड़ता है, उसका ऑथराइजेशन करवाना पड़ता है, फिर बैंक को सबमिट करना होता है। वैसे ही बैंकों को दिक्कत आती है कि अगर जो आपने सबमिट किया है उसमें कहीं कुछ फोर्जरी या फ्रॉड तो नहीं इन्वॉल्व है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो सारी चीज़ों का भी डर रहता है बैंकों को भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल जाती है। आप एज ए कस्टमर एग्रीगेटर के थ्रू आप एक बैंक से दूसरी बैंक में कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कल को अगर आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज, खुद का पर्सनल फाइनेंशियल मैनेज करना चाहें कोई भी छोटी ऐप के साथ, तो उनको अगर आप अपना सारा अकाउंट का डिटेल्स, इंश्योरेंस का डिटेल, म्यूचुअल फंड का डिटेल्स देना चाहें इवेंचुअली, तो वो सारा भी उनके पास पूरा बिना आपको फिजिकल एफर्ट किए, बिना कोई इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गलत दिए, एक क्लिक के थ्रू आपका पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चला जाएगा। और जैसे आपने पहले भी अपनी डॉक्यूमेंट में बताया, ब्यूरो में रिपोर्ट में बताया कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा, एक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है और एक जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टर है, उन दोनों के बीच में ही रहेगा। जो एग्रीगेटर है वो सिर्फ एक पाइप की तरह काम करेगा। जैसे नल में सिर्फ पानी निकल जाता है, वो स्टोर नहीं करता है पाइप में, तो वैसे ये पाइप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फ्लो करेगा, अपने यहाँ स्टोर नहीं करेगा, उसको कोई भी दूसरी तरीके से यूज़ नहीं करेगा। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जहाँ पे ओरिजिनली थी वहीं पे रहेगी, जिसके पास आपने भेजनी चाहिए उसके पास जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी और कस्टमर की सहमति से ही जाएगी। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और मैं इस पर और इलेबोरेशन चाहूंगा। सुमित साहब से मैं इस पर और इलेबोरेशन चाहूंगा। सुमित जी, अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अगर लोन लेने जाना है, जो मेरे को अभी तक समझ में आया, मुझे लोन लेने जाना है, अगर मैं किसी बैंक के पास जाऊं, बैंक को शक है
मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर उसके मन में कोई संशय है, तो मैं उससे कहूँगा देखिए साहब ये सारे के सारे बैंक से मेरा ट्रांजैक्शंस और बाकी लेन देन है, आप मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और उसके लिए उसके बिहाफ पे मुझे आप लोन दे दीजिए। लेकिन सबके मन में एक सवाल है ग्वालानी साहब, वो ये है कि अगर मैंने अपनी ये इंफॉर्मेशन किसी को दे दी, माना 4 बैंक के खाते हैं, 2 बैंक अकाउंट्स हैं और ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, उस इंफॉर्मेशन का, मेरी प्राइवेसी का, मेरी फाइनेंशियल प्राइवेसी का कहीं मिसयूज तो नहीं होगा? मेरी प्राइवेसी का क्या होगा सर? एग्रीगेटर की खासियत है कि इसको शुरू से ही आरबीआई ने, सहमति ने और रेबिट ने पूरे प्राइवेसी को शुरू से ख्याल करके डिजाइन किया गया है। तो आप जब भी कुछ भी बैंक को या दूसरे लोन लेने के लिए दूसरे फाइनेंशियल प्रोवाइडर को परमिशन देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो आप ये भी बताते हैं कि आपको डेटा 1 साल के लिए एक्सेस कर सकते हो, कि 2 साल के लिए एक्सेस कर सकते हो, कि 6 महीने के लिए एक्सेस करते हो। 6 महीने, साल के बाद वो डेटा अपने आप आपको और एक्सेस नहीं होएगा। और कभी आपको लगा कि मुझे अभी इस कंपनी को, इस बैंक को एक्सेस नहीं देना है, तो आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं 1 सेकंड में कि आप मेरा डेटा डिलीट कर दिया जाए, और आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके। ट्रांसपेरेंसी देता है और आपको कंट्रोल देता है। डेटा यूजर का है, डेटा बैंक का नहीं है। तो अकाउंट एग्रीगेटर वो डेटा वापस यूजर को दे रहा है और यूजर को कंट्रोल दे रहा है। ओके, तो यानी कि सारी की सारी पावर्स जो हैं वो कंज्यूमर के पास इंटैक्ट रहेंगी। अब गांधी सर, इसका फायदा सर ज्यादा किसको होगा? इंडिविजुअल्स को होगा, कारोबारियों को होगा, उद्योगपतियों को होगा, सरकार को होगा, कि किसको इससे सबसे ज्यादा फायदा है सर? इसका फायदा तो प्राइमरली फॉर द कस्टमर्स, लेंडर्स and the lenders, because what happens is the lenders obviously they want a greater method to assess the creditworthiness of the borrowers. पुराना जमाने में और आजकल तक क्रेडिट वर्थीनेस ऐसा होता है, आपके पास क्या संपत्ति है, क्या क्या असेट है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते और उसका सबूत लेके लोन देते थे। आने वाले जमाने में फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ऐसा नया तरीका बैंक्स और एनबीएफसी एंड अदर लेंडर्स they have decided to bring in a new set of model. इधर इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, सबूत नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में, आपके संपत्ति के बारे में सबूत लेके वो ऐसा इंफॉर्मेशन, authoritative information they get, and on that basis they can assess the creditworthiness of the party. ये आपने ये आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोला है और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का खासतौर से ये बड़ा पेन पॉइंट है। मुझे अपने कारोबार के एक्सटेंशन के लिए, अपना कारोबार खड़ा करने के लिए लोन चाहिए, लेकिन उसके एवज में कोलैटरल के रूप में मेरे पास उतनी ना संपत्ति है ना एसेट है, तो बैंक मना कर देते थे गांधी सर। तो मैं अब क्या ये मानूं कि एग्रीगेटर के आने के बाद मेरी सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि देखिए मैं ईमानदारी से अपना पैसा दे रहा हूं, मेरे पास एसेट नहीं है लेकिन मेरे आइडिया में दम है, मेरे कंपनी के आइडिया में या उसके बिजनेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें दम है, इसलिए मुझे लोन मिलना चाहिए, तो क्या वो मुझे मिल जाएगा सर अब? हाँ, यही नया मॉडल बैंकों ने अभी तैयार किए हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल एक्टिविटी, योर बिजनेस एक्टिविटी, खाता के आपके खाता में क्या कैसा खर्च करते हैं या क्या इनकम आ रहा है, वो आपका एग्रीगेशन माध्यम से बैंकों को मिलेगा। वो मिलने पर अच्छी तरफ से आपके बिजनेस अनुमान कर सकता है। इसलिए लोन देने के लिए बहुत सुविधा होगा। अच्छा नवीन जी, अब एक बुनियादी सवाल ये है कि मेरे को अगर इस सहूलियत का फायदा उठाना है तो मेरे को करना क्या होगा? सहमति.org.in ये वेबसाइट है, इस पे जाऊं या कोई ऐप वगैरह है मैं उसको डाउनलोड करूं, या मैं जो बैंक्स हैं इसके पैनल में उनके पास जाऊं, क्या करूं?
जी देखिए, ये सारे मॉडल कंटिन्यूसली इवॉल्व होंगे, बट आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं करना है। जिस बैंक से या जिस एनबीएफसी से आप लोन लेंगे, आप उन्हीं के पास जाएंगे। Okay. वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपकी जो अकाउंट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप कैसे देना चाहते हैं। अगर आप इनके थ्रू देना चाहते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के, तो ये इमीडिएटली हो सकता है। जैसे आपने बोला कि इंटरनेट क्रांति आई, मोबाइल क्रांति आई, अभी एक देश में डेटा क्रांति आने वाली है, उसकी सिर्फ ये शुरुआत है। और आपको ये इंटरनेट और मोबाइल और टैबलेट यूज़ करके इंस्टेंटली कोई भी काम करना है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की ज़रूरत है कोई भी एक दो फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी के बीच में जो रेगुलेटेड है, उसके लिए ये काम इमीडिएटली हो जाएगा। जैसे आपने बोला अभी 8 बैंकें जुड़ी हैं, बैंकों से स्टार्ट हुआ है, एनबीएफसीज भी आएंगी, फिर धीरे धीरे पीएफआरडीए वाली पेंशन वाली कंपनियाँ भी आएगी, इंश्योरेंस भी आएंगे और म्यूचुअल फंड भी आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक क्लिक से, ये सारी इंस्टीट्यूशन के पास आप जो सर्विस लेने जाएंगे वही आपको फैसिलिटी देंगे, उसके अंदर ही आपको उसी की प्रोसेस में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। आपको अलग से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। आप तो डेटा को तो न्यू करेंसी भी कहा जा रहा है, लेकिन सुमित एक बात और, क्या ये एग्रीगेटर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ डेटा को इकट्ठा करके बैंकों को एक्सचेंज करने की सहूलियत देगा, या इसके पास, इस एग्रीगेटर के पास भी कुछ होगा? नहीं, एग्रीगेटर के पास कुछ डेटा नहीं रहेगा। Okay. एग्रीगेटर बेसिकली एक पाइप बनाता है जो आपके डेटा प्रोवाइडर, जैसे बैंक है, अभी फ्यूचर में म्यूचुअल फंड और आगे रहेंगे, उनके बीच में, और जो आप जिसको डेटा देना चाहते हैं उनके बीच में एक एनक्रिप्टेड पाइप बनाता है जो, और खुद डेटा देख नहीं सकता है एग्रीगेटर। तो इस तरह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है और कंज्यूमर को गारंटी देती है कि मेरा डेटा सेफ रहा है और खाली जिसको मैंने परमिशन दिया है वो मेरा डेटा देख सकता है। ओके, और बिना बैंक जाए लोन मिल जाएगा सुमित? बिना बैंक जाके रन टाइम, रियल टाइम 2 सेकंड में लोन मिल जाएगा। आप जैसे परमिशन दो, अभी आप कोई फिनटेक प्रोवाइडर या बैंक के पास जाओ और मुझे लोन चाहिए बोल के, और उसको परमिशन दे दो कि आपको मेरे पिछले बैंक कोई हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक का एक्सेस है, एक्सेस दे दिया, और जैसे एक्सेस दिया उनको ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा मिल जाएगा और लिटरली 2-3 सेकंड में डिसीजन करके आपको लोन हाँ या ना तभी बता दे सकते हैं। ओके। और फिर यूपीआई या कोई और इंस्टेंट पेमेंट की तरह इंस्टेंटली आपको पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में फटाफट आ जाएगा। वाह, इसीलिए इसे फाइनेंशियल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन गांधी सर, एक मेरा सवाल है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं। 4 बैंक में मेरे खाते हैं सर, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 ही बैंक खातों के बारे में जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसके बारे में मैं बैंक्स को बताऊं, 2 की छुपा लूं। मैं छुपा सकता हूं क्या 2 की? हाँ, का हक ऐसा है। हाँ। क्या क्या इंफॉर्मेशन कितनी बार और कितनी हफ्ते या महीने देने का, वो सब कस्टमर डिसाइड कर सकता है। बैंक्स कंपल नहीं कर पाएंगे पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए। सर व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि यहीं से सर विलफुल डिफॉल्टर्स वाला भी छुपा हुआ है। तो अगर आप बैंक छुपा सकते हो अपने, तो फिर कहीं सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा कि विलफुल डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने में इसमें कोई ज्यादा हेल्प नहीं हो पा रही है? क्या ये कुछ थ्रेट या कुछ चिंता आपको लगती है? एनपीए वो दूसरी बात है। वो तो इधर अकाउंट अग्रीगेशन इज अबाउट aggregating your asset related information, okay, not your credit related information. So credit related information, that credit information bureaus, but they will aggregate and give. Here about your various accounts. So if the customer decides to hold back some information with reference to a bank loan, when they go for a loan, obviously that danger is there. That is where if they hold back information, then they will not be able to get the required loan amount from the lender, because they are not giving the full information. So that customer, it is a double-edged sword for the customer. If they decide to not to reveal full information, then their own capacity to borrow will also come down. All right, sir. All right. My last question, sir. कहा यह जा रहा है सर कि इससे क्रेडिट एक्सटेंशन होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे। एम आई राइट सर? कैसे इसको फायदा होगा? बहुत कम शब्दों में अगर आप बता पाएं। यस सर। That exactly, because going forward, the lenders will be able to deal with any borrower based on information rather than trying to actually get hold of
the assets that they may have. So, and there are people, as you mentioned, MSME people, they may not even have enough assets, but they will be able to give information about their businesses, very about their businesses, Yes. about the expenses that they incur, the sales that they get. All those information will be possible to get through this account aggregator mechanism. Yes. In that case, the banker will be able to assess based on a good model, big data analysis about the capacity of the borrower, rather Yes. than going behind getting collateral and other kind of things. यस और ये पूरी चर्चा में 3-4 चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। एक तो बहुत बड़ी सहूलियत लेकर ही आया है, आपकी प्राइवेसी को इससे कोई खतरा नहीं है, इसका मिसयूज भी नहीं होगा आपके डेटा का। ये तीनों गारंटी फिलहाल कस्टमर को सहूलियत में मिल रही है। और मुझे लगता है जिसकी हमने चर्चा नहीं की, लेकिन जो सीधे सीधे समझ में आती है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारे देश का, जिसको लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके पास ना कोई सर्टिफिकेट है ना फाइनेंशियल हिस्ट्री बताने के लिए, उनको काफी फायदा होगा। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर को अगर लोन मिलते हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, तो स्वाभाविक तौर पर देश की इकॉनमी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान भाषा में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन सूर्या जी आपने वक्त निकाला, थैंक यू। सुमित ग्वालानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का बहुत ही आसान भाषा में पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।